Hello, good morning, students. We are ready with lesson number 51. And in magnetic effects of current, अगर कोई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो वो यही क्वेश्चन है by the name moving coil galvanometer. Whether it comes as a 5-mark question, a 3-mark question, or simply a definition, that depends from exam to exam. But there is certainly one question, one way or the other, connected with moving coil galvanometer. My advice to all students would be कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लें, इस तरीके से कर लें कि they are able to write it in the exam. So let's start without wasting time. Firstly, the function of a moving coil galvanometer is not to measure current, but to detect whether current is flowing or not. So it simply detects the flow of current. You came across this word moving coil galvanometer when we were discussing meter bridge and when we were discussing potentiometer, which are also very, very important questions. As far as this question concerned, we have to first write down the principle. But principle we've already done. What is the principle? That when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, then it experiences a torque. क्या फार्मूला है टॉर्क का? वो आपने देखा था, वो था BINA साइन अल्फा. अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको याद है ये डायग्राम, ये टॉप व्यू का डायग्राम है. यहाँ पे एक वायर है, ये एंड ए है और वो वाला एंड डी है. सो आई मार्क दिस एंड एज ए एंड दैट एंड एज डी. रिमेंबर, वायर ए के नीचे एक एंड ए के नीचे एक वायर थी बाय द नेम ए बी और इस एंड के नीचे एक वायर थी कॉल्ड सी डी और उस पे फोर्स लग रहा था BIL इंटू एन. यहाँ पे फोर्स लगेगा अपवर्ड्स. यू सी, विद दैट रूल यू कैन फाइंड आउट BIL इंटू एन. स्टूडेंट्स, आप ये याद कर लें कि यहाँ पे इनवर्ड करंट दिखाएं, यहाँ पे आउटवर्ड करंट दिखाएं. If you do that, 2-3 problems are automatically taken care of. क्या क्या? ये फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर वाली आर्म पे फोर्स ऊपर लगेगा, लोअर वाली आर्म पे फोर्स नीचे को लगेगा और जो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर है वुड पॉइंट लाइक दिस. तो मान लिया कि ये एंगल इज अल्फा, तो ये एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा और ये ऊपर वाला एंगल विल बिकम अल्फा. अगर ये अल्फा है तो ये वाली साइड विल बिकम बी साइन अल्फा. अब जो टॉर्क है वो बन गया BIL इंटू एन एंड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन अल्फा. तो ये बन गया BINA साइन अल्फा. तो इसको स्टूडेंट बहुत ही हमने शॉर्ट में उस डेरिवेशन को कर दिया और हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि जो टॉर्क एक्टिंग है ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इज BINA साइन अल्फा. अब हमने कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स को देखना है. स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखते हैं, क्या उसका ऑर्डर है, वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा. लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें 4-5 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में अपीयर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड लाइक हॉर्सशू मैग्नेट आना चाहिए, एल्यूमिनियम फ्रेम आना चाहिए, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर आना चाहिए एंड यूनिफॉर्मली ग्रेजुएटेड स्केल हो
एंड लॉन्ग एंड थिन एल्यूमिनियम पॉइंटर हो। ये मैंने आपको जस्ट वर्ड्स बता दिए कि आपने डिस्क्रिप्शन में इन वर्ड्स को जरूर यूज करना है। अब लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम टू यू। यहां पे हमने एक मैग्नेट दिखाया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। कैसे इसके पोल फेसेस हैं? ये सिलिंड्रिकल पोल फेसेस हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई, इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस। सो हमने यहाँ पे एक पावरफुल हॉर्स शू मैग्नेट लिया है विद सिलिंड्रिकल पोल पीसेस। यू विल से इस हॉर्स शू मैग्नेट की विद सिलिंड्रिकल पोल पीसेस क्या खासियत है कि इट प्रोड्यूसेस ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वो 2 मिनट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। तो बात यह है कि ये हॉर्सशू मैग्नेट विद सिलिंड्रिकल पोल पीसेस एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सेकेंड पॉइंट, ये रेड कलर का एक एल्यूमिनियम फ्रेम दिखाया है over which a coil of many turns is wound। फिर इसके बाद एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर दिखाया, देखिए येलो कलर से, विच इज केयरफुली पिवटेड। और ये जो सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पे आपने देखा कि एक बहुत ही पतला सा छोटा सा हेयर स्प्रिंग है, और ये जो हेयर स्प्रिंग है इट प्रोवाइड्स रेस्टोरिंग टॉर्क टू द कॉइल। मतलब कॉइल जब टर्न कर जाती है और जब करंट को स्विच ऑफ करते हैं तो यही स्प्रिंग उस कॉइल को बैक ले आता है टू द मीन पोजीशन। यहां पे हमने दिखाया एक यूनिफॉर्मली ग्रेजुएटेड स्केल, देखिए 0 1 2, तो जो स्पेसिंग है वो इक्वल है, तो यूनिफॉर्मली ग्रेजुएटेड है। और डिफ्लेक्शन नोट करने के लिए क्या है, एक लॉन्ग एंड थिन एल्यूमिनियम पॉइंटर। तो स्टूडेंट्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस in the form of reasoning questions can be asked on this। तो let me now, जो मैंने अभी आपको ये वर्ड्स बताए, इनको मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कुछ सेंटेंसेस में हम यूज करके और इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ a powerful horseshoe magnet with cylindrical pole pieces, and it produces a radial magnetic field. In it is placed a soft iron cylinder which not only concentrates the magnetic field but helps in making the magnetic field radial. Over the cylinder is mounted an aluminum frame over which a coil of many turns is wound. A very fine hairspring provides the necessary restoring torque to the coil. The deflection produced is noted using a long aluminum pointer which runs over a uniformly graduated scale. आप स्टूडेंट्स कम लिख दें ज़्यादा लिख दें, it doesn't matter much so long as you can incorporate the words like horseshoe magnet, aluminum frame, soft iron, hairspring, uniformly graduated scale, and long and thin aluminum pointer. As a one mark question, many times they ask कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जिसमें आप कॉइल को किसी भी पोजीशन में रख दें, अल्फा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 90 है तो इसका मतलब जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो हमेशा पैरेलल होगा
to the magnetic field. May I just explain over here? मान लिया कि ये कॉइल है, तो मैंने कॉइल को इस पोजीशन में रखा, तो आप देख रहे हैं कि दिस इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब मैं ऐसे रख दूं, स्टिल इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे रख दूं, तब भी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो है जिसके अंदर आप कॉइल को किसी भी पोजीशन में रख दें, अल्फा की वैल्यू विल ऑलवेज बी पाई बाई 2. या आप ये कह दें कि प्लेन ऑफ द कॉइल विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. एज ए 2 मार्क क्वेश्चन दे आस्क कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है. तो पहली बात तो ये है कि इससे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है. मे आई जस्ट अगेन रेफर टू दिस टू यू. टॉर्क का ये फॉर्मूला था BINA साइन अल्फा, और अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो नेचुरली साइन 90 विल बिकम मैक्सिमम एंड टॉर्क विल आल्सो बिकम मैक्सिमम. तो एक बात तो ये हो गई कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाती है, और दूसरा जो स्केल है वो यूनिफॉर्म हो जाता है. वो डेरिवेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि व्हाई द स्केल बिकम्स यूनिफॉर्म. एनीवे, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई. कौन सी फील्ड होती है? वो फील्ड जिसमें कॉइल को किसी भी पोजीशन में रख दो, अल्फा की वैल्यू विल बी 90 डिग्री. इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाती है और स्केल यूनिफॉर्म हो जाता है. Now we are going to discuss the working, which is indeed very, very simple. You see, when a current flows through a coil placed in a magnetic field, it experiences a torque, BINA sin alpha. And for radial magnetic field, alpha की value is 90, sin 90 की value is 1. Therefore, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रही है, वो है BINA. तो जब ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाती है, मान लिया ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो गई थ्रू एन एंगल थीटा, तो जो हमारा हेयर स्प्रिंग है वो उसके अंदर एक टॉर्क जनरेट हो जाती है. तो हम कहते हैं कि लेट स्मॉल सी रिप्रेजेंट द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग. ये टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है कपल produced per unit angular twist. यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है उसी को टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं. अगर एक यूनिट एंगल के लिए c टॉर्क प्रोड्यूस होती है तो थीटा एंगल के लिए हो जाएगा c इंटू थीटा. तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो c इंटू थीटा हो जाता है. तो देखिए, जब करंट फ्लो करता है कॉइल में तो उससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनती है, और जो हमारा हेयर स्प्रिंग है उसमें एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होती है जो वापस लाना चाहता है कॉइल को बैक टू द मीन पोजीशन. तो जब ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं दैट द कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम. कब कहते हैं? जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बन जाए इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क. तो BINA यहां से लिया इज इक्वल टू c थीटा. तो करंट की वैल्यू आ गई c डिवाइडेड बाय BAN मल्टीप्लाइड बाय थीटा. c क्या था? टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग, वो कांस्टेंट है. b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कांस्टेंट है. a क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, वो भी कांस्टेंट है. और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी कांस्टेंट है. इन सब कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट लगा सकते हैं कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G. तो यहां से हमें पता चल गया कि जो करंट फ्लोइंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा. स्टूडेंट, ये 3 मार्क क्वेश्चन है कि शो दैट द करंट फ्लोइंग इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is directly proportional to the angular deflection produced in it. Okay,
Now let us talk about the other points connected with moving coil galvanometer. The first point is, what do you mean by sensitivity of a moving coil galvanometer? हम किस गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव मानते हैं? हम उस गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव मानते हैं which can produce a large deflection even for a small current. छोटे से करंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर पाए तो हम उस गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कहते हैं. तो जस्ट रीड इट. इट इज ए मेजर ऑफ हाउ लार्ज ए डिफ्लेक्शन द मीटर कैन प्रोड्यूस even for a small current flowing through it. Now we talk about a term called current sensitivity. उसको I suffix S से रिप्रेजेंट करते हैं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था. जस्ट लेट मी शो यू अगेन कि I इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई बैन इंटू थीटा. तो यहां से आप बताएं थीटा डिवाइडेड बाई I क्या होगा? It will be BAN divided by C. तो करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा डिवाइडेड बाई I and that is equal to BAN divided by C. ये थीटा क्या है? ये एंगुलर डिफ्लेक्शन था और I क्या है? करंट है. तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर कर दूं, यूनिट करंट कह दूं, तो करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट. एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट. नाउ इन द एग्जाम they can ask us what are the factors on which this current sensitivity depends. तो ये आपके सामने है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के? टू द मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया ऑफ द कॉइल, द नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग. इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, तब करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी. Another point that is commonly used in numericals कि भाई what is the easiest way of increasing the current sensitivity? ऐसे तो आप कह सकते हैं कि भाई B को बढ़ा दो, एरिया को बढ़ा दो and things like that, लेकिन all those things are cumbersome. The easiest way to increase the current sensitivity is to increase the number of turns. तो ये जो फैक्ट है इसे हम यूज करेंगे कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस में. Now we talk about the second term called voltage sensitivity. May I just show you the formula for current sensitivity again? अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो I इंटू आर कैन बी इंटरप्रेटेड एज V, और यही मैंने यहाँ किया भी है. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी V सफिक्स S को डिफाइन किया है थीटा बाई V एंड दैट इज इक्वल टू BAN डिवाइडेड बाई CR. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. अब इसको डिफाइन करना तो स्टूडेंट्स आप सीख गए होंगे. क्या ट्रिक है? V की वैल्यू को 1 लगा दो और कहो कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या है? एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल पर यूनिट वोल्ट. एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्ट. फैक्टर्स क्या क्या हैं? आपके सामने हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B के, एरिया के, नंबर ऑफ टर्न्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्शनल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. बाय द वे यहां पे आप एक चीज नोट करें, BAN डिवाइडेड बाई C क्या था?
वो था करंट सेंसिटिविटी। तो हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को रीजनिंग क्वेश्चंस में यूज करते हैं इन द फॉर्म करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर। So, students, we have talked about current sensitivity today, voltage sensitivity also, and in the next video, we are going to do some reasoning questions which are based on these two factors. Thank you for watching.